सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें। और आज दुनिया की एक बड़ी और अहम खबर थी व्लादिमीर पुतिन की 5वीं बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण। तो आज व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्रेमलिन में पुतिन की 5वें शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भव्य और शानदार बनाया गया था। रूस में इस मौके पर जश्न की शानदार तस्वीरें दिखी, लेकिन इस शपथ के साथ ही यूक्रेन और यूरोप पर एटमी संकट और गहरा हो गया। पुतिन के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद यूक्रेन में बारूदी आंधी देखी गई और शपथ ग्रहण खत्म होते ही पुतिन ने 5 आदेश जारी कर दिए। पहला आदेश ये कि 9 मई से पहले यूक्रेन में बड़ी विजय निश्चित की जाएगी। दूसरा आदेश जारी ये होता है कि यूरोप बॉर्डर पर एटमी फोर्स को तैनात कर दिया गया। तीसरे आदेश का पालन करते हुए रूसी सेना ने यूरोप सीमा पर 13 जगह एटमी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसके बाद आपको चौथा आदेश बताते हैं। चौथे आदेश के मुताबिक ब्लैक सी में एटमी पनडुब्बी तैनात कर दी गई है। और 5वें आदेश के तहत रूसी विदेश मंत्रालय ने यूके के राजदूत को तलब कर लंदन पर परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। 7 मई के पहले वैश्विक घटनाक्रम यानी पुतिन की 5वीं शपथ के साथ ही यूक्रेन और यूरोप पर एटमी संकट गहराने लगा है। और दूसरे बड़े वैश्विक घटनाक्रम से अरब में एटमी संग्राम की आशंका भी बढ़ने लगी है। देखिए 2 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज से दुनिया कैसे दहल उठी है। Безопасность и целостность государства. Верно служить народу. सात मई की 2 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज यही हैं। 7 मई के दोपहर भारतीय समय के मुताबिक करीब 2:30 बजे व्लादिमीरोविच पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। Верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. पुतिन की शपथ के साथ ही अरब से इजरायली सेना के टैंकों और सैनिकों ने गाजा के आखिरी सुरक्षित क्षेत्र राफा में जंग शुरू कर दी। गाजा के फिलाडेल्फी पर कब्जा करके राफा को सीज कर दिया। पुतिन की 5वीं शपथ और गाजा के राफा पर इजरायल के हमले, ये दोनों ही खबरें अमेरिका का संकट बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका के विरोधी पुतिन 5वीं शपथ के बाद यूरोप में साम्राज्य विस्तार और नेटो संघार का युद्ध शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ अरब में अमेरिका का प्रभाव घटाने, फिलिस्तीन को दोबारा बनाने के लिए रूस, ईरान और चीन मिलकर अमेरिका इजरायल के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। पुतिन की शपथ के बाद यूरोप में महासंग्राम के समीकरण बन गए हैं। पुतिन ने शपथ से पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट है कि रूस कभी भी किसी नेटो सदस्य देश पर हमला कर सकता है। यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के नजदीक रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ गाजा के राफा पर हमलों के बाद अरब में महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है। गाजा के प्रतिशोध में प्रॉक्सी संगठनों ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। दुनिया के इन दोनों फ्रंट पर छिड़े युद्ध की आंच यूरोप पहुंच रही है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट बन चुका है। पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले ही यूक्रेन की धरती पर रूस फ्रांस की जंग शुरू हो चुकी है। पुतिन सेना ने संपूर्ण यूक्रेन में महासंघार शुरू कर दिया है। पुतिन के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही रूस ने ओडेसा में नेटो मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिया है।
इसके साथ ही क्रीमिया में हमले करने आई यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड तबाह कर दी गई है। पुतिन फौज ने डोनेट्स्क के स्लोवियोवा में रूसी झंडा फहरा दिया है। खार्किव के 2 मोर्चों पर रूस की जीत हुई है। साथ ही पश्चिमी यूक्रेन पर हमले करके यूक्रेनी हथियार गोदाम नष्ट किए गए हैं। ये यूक्रेन की धरती पर हुए युद्धक घटनाक्रम है, लेकिन क्रेमलिन से लेकर डाउनिंग स्ट्रीट तक तनाव फैल गया है, क्योंकि 5वीं शपथ के साथ ही पुतिन ने परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास सर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 13 क्षेत्र आते हैं। ये हैं अदीग्या, आस्ट्रखन, चेचन्या, दागिस्तान, इगुशितिना, कबार्दिनो, बल्कारिया, कलमिकिया, कराचे, चिरकासिया, क्रास्नोदर, क्राइनाट, ओसेतिया, अलानिया, रोस्तोव, स्वात्रोबोपोल, क्राई और वोल्गोरोद। ये इलाके जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमा तक फैले हुए हैं। इन 13 क्षेत्रों में 25,000 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। रूस की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों से परमाणु युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हालांकि मिसाइलें बिना वॉरहेड के फायर की जा रही हैं। रूसी सेना मॉक टारगेट पर सटीक हमलों का अभ्यास कर रही है। सवाल यह है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार क्या होता है? तो कम विस्फोटक क्षमता के न्यूक्लियर वॉरहेड को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है। इन बमों के विस्फोट से छोटे क्षेत्र में रेडिएशन फैलता है। इनके धमाके से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तबाही होती है। धमाके के बाद 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेडिएशन फैलने का अनुमान है। छोटे परमाणु बमों से चेरनोबिल रिएक्टर विस्फोट जैसा विनाश होता है। शपथ ग्रहण के साथ ही परमाणु युद्धाभ्यास को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। क्योंकि यूरोपीय देशों ने कहा है कि ब्लफ मास्टर कहे जाने वाले पुतिन इस बार ब्लफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूरोप के किसी देश पर परमाणु हमले की पूरी आशंका है। एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ अर्ल रॉसमुसन ने कहा है कि नेटो को अपना गर्म दिमाग ठंडा करना चाहिए। रूसी परमाणु अभ्यास से नेटो को समझना चाहिए कि वो यूक्रेन को मदद देकर महाविनाश को बुलावा दे रहे हैं। पुतिन की शपथ के साथ ही कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। मॉस्को से ब्रिटेन को सीधी धमकी जारी हो चुकी है। स्लोवियांस्क के मोर्चे पर 7 फ्रांसीसी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है। इनकी तैनाती 5 मई को यूक्रेन के स्लोवियांस्क में की गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूत को तलब किया। दोनों राजदूतों को यूक्रेन को मदद देने पर चेतावनी दी गई। रूस ने कहा है कि लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट सुरक्षित नहीं है। जर्मनी ने अपने राजदूत को मॉस्को से वापस बुला लिया है। यूरोप के साथ रूस के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं और 5वीं शपथ ग्रहण के साथ ही सीधे युद्ध की आशंका भड़कने लगी है। फ्रांस ने यूक्रेन में सैनिक भेजकर गलती की है। ये मैक्रो भी समझ चुके हैं और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से मैक्रो को खतरे का अंदाजा हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि हम रूस के साथ युद्ध नहीं चाहते। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में सेना नहीं भेजी जाएगी। पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने की कोई तैयारी नहीं है। रूस की परमाणु तैयारी देखकर नेटो ने आत्मरक्षा में कदम पीछे खींचे हैं और यही पुतिन चाहते हैं कि नेटो यूक्रेन युद्ध से दूर रहे। पुतिन ने परमाणु शक्ति मोर्चे पर तैनात कर दी है और अब अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो अड़चन बना तो यूरोप का परमाणु संहार निश्चित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज पुतिन ने क्रेमलिन में 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, मगर पुतिन के भव्य शपथ समारोह को फीका करने का काम जेलेंस्की की नौसेना ब्रिगेड ने 12 घंटे पहले ब्लैक सी में कर दिया।
वो भी रूस की ब्लैक सी फ्लीट के 2 लैंडिंग शिप को तबाह करने के बाद। यकीन मानिए यूक्रेनी सेना के जल ड्रोन के गदर से काला सागर धधक उठा। हैरान करने वाली बात यह थी कि यूक्रेन ने बाकायदा रूसी युद्धपोत पर हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया। अब सवाल यह है कि बार बार ज़ेलेंस्की की सेना कैसे पुतिन के गर्व को चोट पहुंचा रही है, कैसे ब्लैक सी में रूसी नौसेना के युद्धपोतों की बलि ले रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे ही मॉस्को के रेड स्क्वायर में मौजूद क्लॉक टावर पर दोपहर के 12 बजे व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ पूरी होने के फौरन बाद राष्ट्रगान हुआ और इसके बाद सेना ने प्रेसिडेंट पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी। एक तरफ मॉस्को का आसमान तोपों की गरज से गूंज उठा, तो वहीं पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 12 घंटे पहले काला सागर में यूक्रेन के बारूदी बवंडर ने खलबली मचा दी। बीती रात यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स ने काला सागर में फिर से भीषण गतर मचाया। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फुल फ्लेजेड आक्रमण किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी नौसेना के 2 लैंडिंग शिप समंदर में तबाह हो गए। यूक्रेन ने लैंडिंग बोर्ड पर सी बेबी ड्रोन से अटैक किया। वहीं यूक्रेन ने जल ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दागी। नाइट विजन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन के कामिकाज़े नेवल ड्रोन ने कैप्चर की। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी नौसेना के सी बेबी ड्रोन बड़ी तेजी से समंदर में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी रूस के लैंडिंग बोर्ड की तरफ। जैसे ही रूसी नौसेना ने यूक्रेन के जल ड्रोन को अपनी तरफ आते देखा, ड्रोन्स पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। बावजूद इसके यूक्रेन के जल ड्रोन्स तेजी से आगे बढ़े और दक्षिणी क्रीमिया में तैनात रूस के लैंडिंग बोर्ड को सीधे हिट किया। इसी के साथ ही जोरदार धमाका हुआ, आसमान में बारूदी गुबार उठने लगा। पुतिन की 5वीं शपथ से पहले काला सागर में यूक्रेन के बारूदी ट्रेलर ने क्रेमलिन में सनसनी मचा दी। मगर हैरान करने वाली बात यह है, 6 मई की रात भी क्रीमिया में यूक्रेनी नौसेना ने रूस के 22वें युद्धपोत को जलमग्न किया और उसके 24 घंटे बाद क्रीमिया में ही रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 2 लैंडिंग शिप तबाह की। मतलब ये कि जिस काला सागर में पुतिन का दबदबा दशकों से कायम है, जिस काला सागर में रूसी नौसेना के जंगबाजों की धाक से दुश्मन थर्रा जाता है, उसी ब्लैक सी में यूक्रेन के प्रचंड प्रहार ने हर किसी को सन्न कर दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है। जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से लेकर अब तक ब्लैक सी में यूक्रेन कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुका है। आखिर कब और कैसे, ये भी जान लीजिए। बीते 48 घंटों में यूक्रेन की नौसेना रूस के 3 युद्धपोतों को तबाह कर चुकी है, मगर यह सिलसिला बीते 2 साल से लगातार जारी है। इससे पहले 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल वेसल कोमुना को ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर सी बेबी ड्रोन से हमला किया गया और वो नष्ट हो गया। ये उन युद्धपोत का ब्यौरा है जो हमले में डूबने से बच गए लेकिन नष्ट हो गए हैं। 4 अगस्त 2023 को ओलेनेगोस्प्री गोनियार्क युद्धपोत पर हमला किया गया और उसे भारी नुकसान हुआ। 24 मार्च 2022 को सीजर कुनिकोव युद्धपोत पर हमला किया और वो भी नेवल ऑपरेशन चलाने लायक नहीं बचा। अब आपको वो जहाज बताएंगे जो यूक्रेन के हमले से काला सागर में जलमग्न हो गए। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव डूब गया। वहीं 14 फरवरी 2024 को सीजर कुनिकोव यूक्रेनी अटैक के बाद डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोवेट्स युद्धपोत ने भी काला सागर में जल समाधि ले ली। 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेकार्स्क युद्धपोत ने यूक्रेनी हमले के बाद काला सागर में जल समाधि ले ली। 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी ब्लैक सी में डूब गया।
13 सितंबर 2023 को रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन पर मिसाइल से हमला हुआ। हालांकि रूसी नौसेना की पनडुब्बी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सबमरीन में पानी भर गया और वो काला सागर में समा गई। 17 जून 2022 यूक्रेनी हमले के बाद रूसी ब्लैक सी फ्लीट का वेसल वेक युद्धपोत भी काला सागर के तल पर पहुंच गया। वैसे तो जमीनी जंग हो या फिर आसमान में वार पलटवार, पुतिन सेना के आगे यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क का टिकना नामुमकिन है। वजह साफ है, पुतिन के विनाशक हथियार और रूसी डिफेंस में मौजूद लाखों सैनिकों की तादाद। लेकिन समंदर वाले फ्रंट पर यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे रहा है। बीते 2 साल में रूस के करीब 23 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 40% हथियार ध्वस्त कर दिए। ताकि रूसी नौसेना की इस टुकड़ी में अफरा तफरी मचे। और आपको बता दें कि ब्लैक सी में तबाही मचाने के लिए यूक्रेन हर दिन नए प्रयोग कर रहा है। आखिर क्या, यह भी जान लीजिए। पहली बार यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी। यूक्रेनी नौसेना ने मागुरा V5 USV को आधुनिक हथियारों से लैस किया। वहीं ब्लैक सी से सटे क्रीमिया पर अटैक MS मिसाइलों से हमला किया। और अब क्रीमिया जीतने के लिए यूक्रेन F-16 लड़ाकू विमान भेजेगा। दावा है कि फ्रांस स्कैल्प क्रूज मिसाइल की खेप यूक्रेनी वायुसेना को देगा। दरअसल क्रीमिया और लाल सागर में पिछले 10 दिनों से यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। कर्च ब्रिज रूसी एयरबेस और नेवल बेस के साथ साथ युद्धपोतों का दहन कर रहा है। लिहाजा यूक्रेन के इस पलटवार से नेटो के हौसले भी बुलंद हो चुके हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही यूक्रेन को जो F-16 मिलेंगे, उनका इस्तेमाल क्रीमिया पर हमले के लिए किया जा सकता है। ताकि क्रीमिया फ्रंट पर हमले से पुतिन को सीधी चुनौती दी जा सके। अब यह देखना होगा कि 5वीं बार ताजपोशी के बाद पुतिन कैसे क्रीमिया फ्रंट को बचा पाते हैं। कैसे ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों की जल्द समाधि रोक पाते हैं और कैसे यूक्रेन को करारा जवाब दे पाते हैं। क्योंकि अगर क्रीमिया और काला सागर में पुतिन का दबदबा घटा तो यूक्रेन के साथ साथ नेटो रूस की घेराबंदी करने में वक्त नहीं लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत वर्ष। पुतिन नए कार्यकाल की शपथ ले चुके हैं और अब बारी नए कार्यकाल के ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाने की है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने की औपचारिकताएं पूरी होते ही क्रेमलिन के दफ्तर में पुतिन एक्शन में नजर आए। ताबड़तोड़ बैठकें हुई और कई फाइलों पर पुतिन ने साइन कर दिया। पुतिन के ज्यादातर आदेश यूक्रेन को लेकर हैं, क्योंकि इस कार्यकाल की शुरुआत पुतिन ने नया इतिहास रचने के इरादे से की है। यूक्रेन में अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अब तैयारी विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए ताबड़तोड़ जीत हासिल करने की है।
पुतिन को कई महीनों से बस इसी क्षण का इंतजार था। लाल फाइल वाले इन दस्तावेजों को छूते ही पुतिन के हाथों ने अगले 5 साल के लिए वो मजबूती हासिल कर ली है जिससे दुनिया का एक बड़ा इलाका भस्म हो सकता है। अब नए कार्यकाल की फाइलें खुलेंगी और पुतिन उन पर दस्तखत करेंगे और नए कार्यकाल के नए मिशन शुरू होंगे। नए कार्यकाल की पहली फाइल खुल चुकी है। इस फाइल में दर्ज है 48 घंटे में यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का ऑर्डर। अगले 48 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं क्योंकि 7 मई के बाद रूस की सरकार और सेना विक्ट्री डे को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे की परेड होगी, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन होगा। सलामी लेने के बाद पुतिन का संबोधन होगा और विक्ट्री डे पर रूस पुतिन के मुंह से यूक्रेन में सेना के विजय अभियानों की कामयाबी सुनेगी। लिस्ट तैयार की जा चुकी है। कुछ इलाकों पर कब्जा हो चुका है और कुछ जगहों पर 24 घंटे में कब्जे की तैयारी है। रोबोटाइन पर कब्जा हो चुका है। चासिव यार पर कब्जा बेहद आसान है। डोनेट्स्क के 2 गांवों में जीत हुई है। खार्किव का एक इलाका कब्जे में आ गया है। बाखमुत पर रूस का पहले से ही कब्जा है। अवदीवका पर भी रूस का कब्जा है। खेरसोन में रूस मजबूत स्थिति में है। खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सुमी को भी रूस ने खाली करवा लिया है। इस लिस्ट को और लंबा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुमी एक बार फिर दहल उठा। 6 मई को सुमी पर बाखमुत से भारी हमला किया गया। सुमी के 11 इलाकों पर रूस की गोलाबारी। 24 घंटे में रूस ने 31 बार सुमी पर हमला किया। 24 घंटे में सुमी में 169 विस्फोट हुए। सुमी को रूसी सेना ने मोर्टार, आर्टिलरी और ग्रेनेड लॉन्चर से घेर लिया है। गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है। 6 मई को रूस ने ड्रोन से भी सुमी के कई इलाकों को दहलाया। सात मई को पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए क्रेमलिन को जीत की कामयाबी की कई खबरें दी गई। इसलिए 6 मई की पूरी रात यूक्रेन धमाकों से दहलता रहा है। पुतिन के नए कार्यकाल की दूसरी फाइल भी खुल चुकी है जिसके तहत यूक्रेन को निहत्था बनाना है। आसमान में रूस के ड्रोन चक्कर लगा रहे हैं। जमीन पर यूक्रेन के सैन्य ट्रकों की आवाजाही को देखकर ड्रोन से निगरानी शुरू हुई। इस ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों को पता चला कि खार्किव की इन इमारतों में हथियार की फैक्ट्री चल रही है। फिर सटीक लोकेशन के साथ मिसाइलें दाग दी गईं और धमाकों में यूक्रेनी हथियार फैक्ट्री भस्म हो गई। अब नए कार्यकाल की तीसरी फाइल के बारे में जान लीजिए जिस पर दस्तखत करके पुतिन ने अपनी सेना को स्ट्रैटेजिक और घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट दी है। आगे क्या होने वाला है इसका ट्रेलर कुपियांस्क देख चुका है। पुतिन की सेना ने ऐसा बम गिराया जिससे धमाके के साथ धरती कांप उठती और इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती। आगे बढ़ने से पहले आपको भूकंप लाने वाले उस बम के बारे में बताते हैं। रूस ने यूक्रेन में बेहद घातक बम का इस्तेमाल शुरू किया है। इस बम का नाम है फैब 1500। पिछले दिनों रूस ने कुपियांस्क के मोनाचिनिवका में इस बम को ड्रॉप किया जिससे पूरे इलाके में भारी तबाही मची। फैब 1500 बम नाम उसके विस्फोटक के वजन को दर्शाता है, यानी ये बम 1500 किलो विस्फोटक से धमाका करता है। भयंकर धमाके के बाद धरती में गड्ढा बन जाता है और आसपास के करीब 250 मीटर के इलाके में जोरदार झटके महसूस होते हैं। रिएक्टर स्केल पर यह 8 की तीव्रता वाला भूकंप बनाता है। कुपियांस्क में इस बम धमाके से भारी तबाही हुई। 16 इमारतें गिर गईं और पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। कई लोगों की मौत हुई है।
इसी बीच अमेरिका से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर सामने आई। अमेरिका से यूक्रेन को मशीन गन वाला ड्रोन मिलने वाला है। ये ड्रोन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यूक्रेन को मिलने वाला ये ड्रोन 50 सैनिकों के बराबर प्रहार करेगा। ये ड्रोन जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर रहकर और हवा से मशीन गन फायर कर सकता है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो गई है, इसलिए अमेरिका यूक्रेन को ऐसे ड्रोन देना चाहता है जो मशीन गन हैंडलर की तरह काम करे और कई सैनिकों के जमीन पर नीचे आकर और ऊपर जाकर हमला कर सके। फिलहाल ब्लैक सी में सख्त पहरा है। रूसी हेलीकॉप्टर्स गश्त लगा रहे हैं। यूक्रेन के मरीन ड्रोन का पीछा करके उसे नष्ट किया जा रहा है। मरीन ड्रोन पर पहले मशीन गन से हमला किया गया, फिर उस ड्रोन पर मौजूद R-73 मिसाइल पर गोली मारी गई। पुतिन के नए कार्यकाल की चौथी फाइल में रूस से यूक्रेनी एजेंट्स के सफाई का आदेश है ताकि विक्ट्री डे पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। 7 मई और 9 मई 2 बड़े कार्यक्रम की वजह से रूस की राजधानी से लेकर तमाम बड़े शहरों में खुफिया विभाग अलर्ट है। रूस के जासूस उन लोगों को पकड़ने में जुटे हैं जो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। रूस का एक नागरिक तांबोव में गिरफ्तार हुआ है। इसे कोर्ट के बाहर विस्फोटक लगाते हुए अरेस्ट किया गया। रूसी नागरिक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। तलाशी के दौरान 2 जगहों से विस्फोटक मिले हैं। सवाल यह भी है कि विक्ट्री डे को कामयाबी के साथ मनाने के बाद पुतिन का आदेश क्या है। नए कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन की बर्बादी का प्लान भी दस्तावेजों में कैद है। पुतिन के नए कार्यकाल की 5वीं फाइल में यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट है। अमेरिकी हथियार यूक्रेन की धरती पर पहुंचे उससे पहले ही यूक्रेन को इतना लाचार बनाने की रणनीति है कि यूक्रेन में हथियार धरे के धरे रह जाएं। अमेरिकी मिसाइलों से बचने के लिए यूक्रेन को एक छोटे से हिस्से में समेटने की तैयारी हो चुकी है। रूसी फौज यूक्रेन की नीपर नदी को यूक्रेन बॉर्डर बनाने में लगी है और डोनेट्स्क की तरफ से यूक्रेनी फौज को बहुत पीछे करने की मुहिम जारी है। यूक्रेन को समंदर से अलग करने के लिए ओडेसा पर रूस का प्रहार अब और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी टैंक ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी मोर्चे पर गोलाबारी की गई है। बेलगोरोद बॉर्डर से सटे मोर्चे पर यह गोलाबारी हुई। यूक्रेनी सेना के कई मोर्चे भी इसमें नष्ट हो गए। पुतिन की शपथ के साथ ही यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट छा गया है। तो वहीं राफा में 15 लाख जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। इजरायली सेना ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इजरायल और हमास में युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत टूटी और इसी के साथ नेतन्याहू सेना ने राफा में संघार शुरू कर दिया। बाइडेन इस संघार के खिलाफ हैं, लेकिन नेतन्याहू सुपर पावर अमेरिका के कहने पर भी रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल के फाइटर जेट गरजे, आसमान से भीषण बमबारी हुई और इस तरह से सबसे बड़ा नरसंहार शुरू हो गया। हमास सीजफायर को तैयार हो गया। अमेरिका रोकता रह गया, लेकिन इजराइल नहीं माना।
उसने राफा में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। आधी रात को आईडीएफ की बमबारी शुरू हो गई, सुबह तक हमले होते रहे और इसी के साथ राफा में बहुत बड़ा जलजला आ गया। जिस वक्त मिस्र में युद्ध विराम को लेकर इजराइल और हमास में बातचीत हो रही थी, उसी वक्त नेतन्याहू सेना का ऑपरेशन राफा शुरू हो गया। राफा में जगह जगह हवाई हमले हुए, भीषण बमबारी में कई इमारतें तहस नहस हो गईं। जिस वक्त राफा में हवाई हमले हो रहे थे, उसी वक्त आईडीएफ टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर राफा में घुस गई। इसके बाद राफा की धरती पर हमास के खिलाफ विध्वंसक जमीनी जंग छिड़ गई। इस तस्वीर को देखिए। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने कुछ इस तरह से प्रार्थना की। रात में इजरायली सेना जब राफा में दाखिल हो रही थी, तब उसके एक सैनिक ने वीडियो बनाकर ऐलान किया था, חבר'ה, בהצלחה תפללו לשלומם, אמן, 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 אמן. इसी के बाद इजरायली सेना राफा के अंदर घुस गई। उसके बाद राफा से विनाश की दहला देने वाली तस्वीरें आने लगी। इजरायल की बमबारी से राफा दहल गया। आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। राफा के अंदर घुसी इजरायल की ग्राउंड फोर्स भी टैंक से धावा बोलते हुए आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में कुछ ही घंटों के अंदर 50 से ज्यादा लोग मारे गए। दर्जनों लोग घायल हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ के टैंक इस वक्त राफा में इसी तरह ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वो न सिर्फ टारगेट को ढूंढ रहे हैं, बल्कि उसे तबाह भी कर रहे हैं। राफा के कई इलाकों पर आईडीएफ ने न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि वहां इजरायल का ध्वज भी फहरा दिया है। राफा बॉर्डर के साथ साथ कई इलाकों में अब इजरायली झंडा नजर आ रहा है। इजरायल ने जिस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, वहां इस वक्त 17 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो जान बचाने के लिए उत्तर और दक्षिणी गाजा के लिए राफा में भाग कर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार होने जा रहा है। आईडीएफ की बमबारी शुरू हुई, राफा में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो जान बचाने के लिए लोग मुआसी की तरफ भागने लगे। लेकिन इजरायल ने यहां बैरिकेडिंग कर रखी है, लिहाजा लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसी तरह मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को बंद कर दिया है, जिससे 15 लाख से ज्यादा लोग राफा में ही फंस गए हैं। इन लोगों पर कभी भी मौत बरस सकती है। فيش مدلش امان يعني هالقد احنا تحت رحمه ربنا عايشين بس فيش الوضع صعب وفيش مصاري الواحد يطلع يتاجر عند الناس فيش يعني تاع الكارادو। राफा में फंसे लोग खौफ से भरे हैं। वो मान चुके हैं कि मौत निश्चित है। इजरायल ने राफा अभियान की शुरुआत की तो अमेरिका भड़क गया। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है। We've made clear our views about operations in Rafah that could potentially put more than 1 million innocent people at greater risk. During his call with Prime Minister Netanyahu, the president again made this clear. He also made clear that we continue to believe that the hostage deal is the best way to avoid that sort of an outcome while securing the release of those hostages. अमेरिका के विरोध का भी इजरायल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ऐलान कर दिया है कि राफा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि हमास की समाप्ति नहीं हो जाती। כל תשובה וכל מענה באופן רציני ביותר וממצים כל אפשרות
अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर हमास और इजराइल में सीज फायर क्यों टूटा? इजराइल ने राफा ऑपरेशन क्यों शुरू किया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच मिस्र में जो बातचीत हो रही थी उसमें कई प्रपोजल थे, युद्ध विराम के कई दस्तावेज थे। हमास ने मिस्र वाले दस्तावेज के आधार पर युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद राफा में इजरायली सेना का संघार शुरू हो गया। नेतन्याहू और उनकी सेना ने राफा में जो विध्वंसक कदम उठाया है उसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईरान बेहद सीक्रेट तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। रूस की मदद से ईरान जल्द ही परमाणु बम बना लेने का ऐलान कर सकता है, लेकिन ईरान को सबसे ज्यादा खतरा अपने परमाणु ठिकानों को लेकर है। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए ईरान यमन में एक सीक्रेट ठिकाना बना चुका है। दावा किया जा रहा है कि यमन की सुरंग में हूती के लिए मिसाइल प्रोडक्शन होगा, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को शक है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए यमन को सबसे सुरक्षित माना है। इब्राहिम रईसी का सबसे बड़ा ख्वाब है ऐसे धमाके करने की ताकत हासिल करना। और पुतिन का मकसद है अमेरिका के हर दुश्मन को बेहद मजबूत बनाना। अब रूस की मदद ने ईरान के मिशन को बेहद आसान कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपने वादे पर कायम है और ईरान में परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम तेज है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान देश से बाहर भी परमाणु ठिकाने बना रहा है। यमन में ईरान ने परमाणु मिशन के लिए सुरंग बनाई है। हूती के अड्डों के नाम पर ईरान सीक्रेट ठिकाने बना रहा है। एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। जिस जगह पर हूती का मिसाइल अड्डा था वहीं एक सुरंग बनाई गई है। दावा किया गया है कि अमेरिका के हवाई हमलों के डर से सुरंग में मिसाइलें रखी जाएंगी। लेकिन यह भी खुलासा हुआ है कि यमन में 100 इंजीनियर ईरान गए थे। सभी को ईरान में कई महीने तक ट्रेनिंग दी गई। इंजीनियर ड्रोन और मिसाइल बनाना सीख कर लौटे हैं। सुरंग के भीतर हूती के लिए मिसाइल प्रोडक्शन होगा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान को भी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों का डर है, इसलिए परमाणु बम का प्रोडक्शन यमन में किया जाएगा। ईरान की हर हरकत पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर है। अमेरिका को उलझाने के लिए ईरान के इशारे पर हूती ने बड़े हमले की तैयारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती को ईरान से बेहद आधुनिक ड्रोन मिले हैं। ड्रोन ईयू के एयर डिफेंस को चकमा दे रहा है। एक नेवी अफसर ने माना कि एयर डिफेंस नाकाम रहे। हूती ने धमकी दी है कि अब भूमध्य सागर तक अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका लाल सागर में लगातार हूती के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन अब फिक्र इससे भी बड़ी हो गई है। खतरा यह है कि यमन में ईरान का परमाणु ठिकाना बनने से हूती के हाथ परमाणु हथियार लग सकते हैं।
अमेरिका को डर है कि पुतिन और ईरान दोनों पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका और अरब के विनाश की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार प्रॉक्सी संगठनों को दे सकता है। हूती से अमेरिका और इजराइल पर हमले करवाए जा सकते हैं। परमाणु हथियार के विस्फोट से अरब का बड़ा इलाका तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन ईरान के परमाणु परीक्षण के बाद उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनने के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिका के खिलाफ पुतिन नया अभियान शुरू करेंगे। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।